तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के बारे में। हिंदी का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपका मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका जो एग्जाम है बच्चों, आपको पता है आपका हिंदी का एग्जाम है 24 फरवरी को, और 24 फरवरी को आपको एग्जाम देने जाना है। उससे पहले मैं कहता हूँ, मेरी पर्सनल राय आपसे रहते हैं कि आप कम से कम 10 मॉडल पेपर को हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व कर लेना। क्योंकि बच्चों आपको एक चीज़ पता होगी कि PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो कई बार आपके पेपर में आते हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब आप मॉडल पेपर को पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जब करोगे तो आपके जो यहाँ पर नंबर हैं, इसमें जितने नंबर आप एक्स्ट्रा ऐड कर पाएंगे ऐड कर लेंगे। यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, उसमें आप अगर मेहनत करते हैं 70 भी आते हैं, 80 भी आते हैं, 90 भी आते हैं, 95 भी आते हैं, 99, 100 नंबर भी आते हैं। बस आप कैसे मेहनत करते हो। लेकिन इनका सबसे एक रामबाण तरीका जो है, सबसे बढ़िया तरीका जो है, अगर आपका स्कोर अच्छा चाहते हैं तो इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, हर एक तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। अब अगर आप अपनी बुक को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, वहाँ पर रिवीजन उतना अच्छे से नहीं हो पाता है जितना रिवीजन अच्छे आप अगर किसी भी पेपर को आप सॉल्व कर रहे हो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर लीजिए, कुछ भी आप सॉल्व करिए। और ये बच्चों पेपर रहेगा आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है। आपका जो पेपर हुआ था पिछले वर्ष, इस बार जो होगा न्यू पैटर्न जो चेंज हुआ है उस पर आधारित है। तो इसीलिए इस पूरे मॉडल पेपर को एक एक समझ लीजिए, हर एक चीज़ को देख लीजिए, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएँ तो ऐसा ना लगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, आपको पता है आपकी टाइमिंग जो हिंदी के पेपर की रहेगी 2 बजे से रहेगी और 5:15 तक चलेगा। लेकिन आपका जो बायो का पेपर है बच्चों, यानी कि बायोलॉजी, इसकी टाइमिंग चेंज है। इसका पेपर आपका मॉर्निंग टाइम में रहेगा, ये चीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही जो इस बार बच्चों के लिए चेंज हुआ है, वो आपका बायो का जो पेपर है बच्चों मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया गया। चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग रहेगी। 15 मिनट पेपर प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। आपके पेपर में वही सेम चीज़ें 2 भाग रहेंगे, खंड का और खंड खा रहेगा। ठीक है बच्चों, खंड का के अंदर आपके कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। खंड खा रहेगा, वहाँ से आपकी संस्कृत स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी बच्चों? संस्कृत स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से हमें करना रहेगा। तो आइए सभी क्वेश्चंस को एक एक पढ़ते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इसका का खंड है। इसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। और बच्चों 4 से 5 क्वेश्चन हैं, ये आपके किस पोर्शन से हैं, वो आपके गद्यांश से रिलेटेड है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके पद्यांश से भी यहाँ पर रहने वाले। देखो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, समझो ध्यान से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? यहाँ पर ये चीज़ नहीं पूछी जा रही है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना है, यानी कि इन्होंने किसको माना है। तो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने जो इनके अकॉर्डिंग अगर पहला कोई मौलिक उपन्यास जो था हिंदी का, वो था अनामदास का पोथा, इनके अकॉर्डिंग। अब अगर अनामदास के पोथे की बात करें तो इसके राइटर कौन है? आपने पढ़ा होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों ये जो रचना है अनामदास का पोथा, एक उपन्यास है, एक किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा बन जाता है कि यहाँ पर जो अनामदास का पोथा है, इसके रचनाकार कौन है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बच्चों, और अगर आपने इतना कर दिया तो आपको 1 नंबर इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपको इनमें से बताना है कि कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो नाटक नहीं है। इनमें से कौन जो है नाटक नहीं है? तो देखो बच्चों, आपने अपना अपना भाग्य के बारे में पढ़ा होगा, समझ रहे हो? अपना अपना भाग्य क्या है बच्चों? एक हमारी कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी है। अपना अपना भाग्य क्या है? हमारी एक कहानी है। और इस कहानी को लिखने वाले कौन है? इसको कहानी को लिखने वाले हैं जैनेंद्र कुमार। यानी कि अपना अपना भाग्य क्या एक कहानी है, और इस कहानी को लिखने वाले कौन है? जैनेंद्र कुमार। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे 3 क्लियर होते हैं। क्या क्या? कि अपना अपना कहानी, अपना अपना किस विधा की रचना है, तो वो तो हमारी कहानी हो गई। और अपना अपना के रचनाकार कौन है? तो जैनेंद्र कुमार। कोई भी क्वेश्चन आए आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। अब हमारा राजमुकुट भी एक नाटक है,
और आंगन का आन का मान, जो शायद आन का मान, ठीक है, हाँ नाटक ही है, ठीक है, सही है बच्चों। गा खंड देखो, स्वामी दयानंद शास्त्री की रचना है। देखो इनमें से आपको बतानी है कि स्वामी दयानंद शास्त्री की रचना कौन सी है। 4 रचनाएं दी गई और स्वामी दयानंद शास्त्री जो हैं इनकी रचना कौन सी है। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद शास्त्री जी की रचना है। और ये क्या है, ये बच्चों एक धार्मिक ग्रंथ था। क्या था बच्चों, धार्मिक ग्रंथ था। ये जो आपका सत्यार्थ प्रकाश है ये स्वामी दयानंद शास्त्री जी की रचना है और ये क्या है बच्चों, एक धार्मिक ग्रंथ है। ये चीज़ याद रख लेना। और भारत भारती के बारे में भी पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार, देखो बच्चों महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। तो बच्चों महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं कन्हैयालाल सिंह प्रभाकर। कभी कभी कन्हैयालाल प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा इनमें से कौन सा निबंध है जिसे लिखा गया है। तो बच्चों अगर आपने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, अपने बुक को पढ़ा होगा, तो भाषा और आधुनिकता के बारे में आई होप आपने जरूर पढ़ा होगा। तो भाषा और आधुनिकता के जो लेखक हैं, जो हमारा एक निबंध है, इस निबंध के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब बच्चों यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 और 5, इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अब ये जो 5 क्वेश्चन थे बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत और खंड का के अंतर्गत एक किसके थे बच्चों, हमारे गद्य खंड से। किस खंड से थे, गद्य खंड से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन बच्चों आपके रहेंगे पद्य खंड से। याद रखेंगे किस खंड से रहेंगे बच्चों, हमारे पद्य खंड से रहेंगे। समझ में आ गया। देखो भारतीय युग से संबंधित नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जो भारतेंदु युग, एक युग था, छायावादी युग है, प्रगतिवादी युग है, शुक्लोत्तर युग था, द्विवेदी युग था, ऐसे ही कई सारे युग थे, उनमें से भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। यानी कि 4 कवि आपको दिए गए, इनमें कौन सा ऐसा कवि है जो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। तो बच्चों याद रखेंगे डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो हमारे भारतेंदु युग से संबंधित नहीं, द्विवेदी युग से संबंधित है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। देखिए राम की शक्ति पूजा जो है एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है। देखिए राम शक्ति की जो पूजा है इसके रचनाकार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में अनगिनत बार पूछा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, धर्म के प्रति अन्यथा अनास्था, यानी कि धर्म के प्रति अनास्था तथा शोक वर्ग के प्रति घृणा। देखो समझो, इसको ध्यान से पढ़िए। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है। किस वाद की प्रमुख विशेषता है, प्रगतिवाद की, छायावाद की, प्रयोगवाद की, नई कविता की। तो याद रखेंगे किस वाद की है, तो प्रगतिवाद की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है बच्चों। अगला देखो, अगला है चिदंबरा के रचनाकार, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है। चिदंबरा के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। देखो बच्चों जो हमारी चिदंबरा है ये क्या है, कविता है। क्या है बच्चों, एक कविता है। चिदंबरा क्या है बच्चों, एक कविता है और इस कविता को हमारे सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा इसको लिखा गया है। समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अगला है अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है। देखो अभिनव मनुष्य एक काव्यांश है, इस काव्यांश के जो रचनाकार है कौन है, नरेंद्र शर्मा जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। अगर आपने बुक को एक बार या किसी मॉडल पेपर को एक बार खोला होगा तो आई होप इस क्वेश्चन का जवाब आप इजीली से दे सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। तो इसीलिए आप याद रखेंगे जो अभिनव मनुष्य इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो बच्चों इसके पहले हमारे 2 क्वेश्चन समाप्त हो गए और यहाँ तक हमारे 10 नंबर का पेपर फिनिश हो गया। इस 10 नंबर में आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा 9 नंबर या 8 नंबर तो कम से कम हमको लाने ही लाने हैं। अन्यथा हमारी कोशिश रहेगी कि अभी भी हम आपको इतनी तैयारी करा दें कि 10 में 10 नंबर भी आप ला सकते हो, ठीक है। अब बच्चों अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3 आता है,
जिसमें आपसे कहा गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दिया गया है और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों हमारा 2 नंबर का है, यानी कि जो गद्यांश रहेगा वो हमारा टोटल 10 नंबर का रहेगा। ठीक है बच्चों, गद्यांश क्या दिया गया है कि निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। देखो बच्चों, अगर आपको एक गद्यांश पहचानना नहीं आता है, तो अगर आपने इस गद्यांश को नहीं पहचान पाया तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी गद्यांश को पहचान पाएंगे, क्योंकि ये गद्यांश ऐसा गद्यांश है जो डायरेक्टली चैप्टर से उठा लिया गया है। चैप्टर के पाठ में जो निंदा का उद्गम है उसी से डायरेक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताओ, नाम उल्लेख कीजिए। तो बच्चों ये हमारा किसका है, पता चल गया, निंदा का उद्गम पाठ है जिसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के धर्मवीर के पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी के निंदा का उद्भव नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हमारे हैं धर्मवीर भारती। आप इजली से इसके अब यहाँ पर रेखांकित अंक जो किया गया उसकी व्याख्या करनी रहेगी। आपको लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है इसके बारे में आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप पता चल जाएगा। ठीक है, निकृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है, आप इस पे यानी कि जो गद्यांश लिखा गया इसमें लेखक ने जिस शैली का प्रयोग किया उस किस शैली का प्रयोग किया। अब बच्चों इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको जवाब चाहिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा देता, लेकिन इसका अभी टाइपिंग नहीं हो पाई है। मैं जल्दी इसका आंसर भी टाइप करवा दूंगा, इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमें सोल्यूशन चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो सेम पेपर को विद सोल्यूशन के साथ डिस्कस कर दूंगा। अब बच्चों यहाँ पर अथवा में दिया गया, अब आपको एक गद्यांश नहीं पता है, आप अगला आपको चांस दिया जा रहा है कि आप इसको नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, आपको दूसरा गद्यांश दिया जाएगा, सेम रहेगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। याद रखना है कि दोनों नहीं करने बच्चों, अगर आप दोनों कर भी देते हो नंबर आपको एक के ही मिलेंगे, तो इसीलिए आप समय वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे दोनों करके आते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अगर आपको पता नहीं होता तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ऐसी गलती आपको नहीं करना है, कोई एक ही करना है। अब बच्चों इसमें भी सेम 5 क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हमें करना रहेगा। अब बच्चों ये तो हमारे गद्यांश से रहा, फिर बच्चों आता हमारा पद्यांश। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और प्रत्येक इसके लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि हमें पद्यांश में भी एक श्लोक ये दिया गया पद्यांश है, इसमें भी हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर भी हमें अथवा में एक चांस दिया गया है और अथवा में चांस देकर हमें दूसरा पद्यांश दिया गया है। अब वो कह रहा है चाहे आप इसके 5 क्वेश्चन दिए गए इनका आंसर लिखो चाहे उनका लिखो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर मैंने लगता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा मेहनत भी इसी टॉपिक पर करते हैं। इसमें लिखकर आ रहा है किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम 80 शब्द में लिखना है और इसके लिए 3 + 2 = 5। लेकिन आपको नहीं पता 3 + 2 क्या होता है। देखिए इसमें 3 नंबर इसका साहित्यिक परिचय लिखने के लिए दिए जाएंगे, 2 नंबर मोस्टली आपको रचनाओं के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें पूछी गई। क्या पूछा गया, साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें जो प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है इसके लिए 2 नंबर, साहित्यिक परिचय के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। समझ रहे हो, तो इसमें आपको 3 जीवन परिचय दिए गए, इनमें किसी एक को चुनना है। चाहे आप कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को चुनिए, हरिशंकर परसाई को चुनिए या APJ अब्दुल कलाम को चुनिए, कोई एक आपको लिखना है। और ये जो आपके जीवन परिचय रहेंगे आपकी जो बुक रहेगी उसी से हैं। और ये बच्चों जीवन परिचय आपके गद्य खंड से रहेंगे, जो आपका गद्य खंड है पद्य खंड है उनमें गद्य खंड से रहेंगे और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। आपको 80 वर्ड में लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, ऐसा नहीं आपको 4 पेज भर देने। समझ में आ गया ना, तो इसमें किसी एक का आपको याद रखना है, याद कर लेना है। मैंने आपको बताया कौन कौन जीवन परिचय, मैंने 3 बताए हैं। ट्रिक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ का अगर आपने वो पूरा वीडियो देख लिया, उतना तैयार कर लिया, तो मुझे अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला है जो उस वीडियो से बाहर का हो। ठीक है, अब बच्चों इसमें खा खंड आता है। अब देखो इसमें खा खंड में ऐसा मत सोचना कोई इनमें से एक करना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें खा खंड अलग दिया गया, अथवा में यहाँ पर कोई भी वो नहीं है। इसमें आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। और ये बच्चों आपको यहाँ पर जो पोर्शन रहता है ये बच्चों आपका पद्य खंड से रहता है। यहाँ पर भी 5 नंबर दिए जाएंगे, 3 नंबर साहित्यिक परिचय से और 2 नंबर की यहाँ पर कृतियाँ रहेंगी। गद्य खंड जब होगा वहाँ पर रचनाएँ लिख कर देता है, क्या पूछता है कि रचनाएँ बताओ, और यहाँ पर क्या पूछता है, कृतियाँ बताओ। ठीक है,
यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनगे, इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। बच्चों हमारी वॉइस है बीच बीच में बैठ जा रही होगी, शायद मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसमें आपको कहानी लिखनी होती है। यहाँ पर पूछा गया बहादुर अथवा लाठी कहानी का उल्लेख देते हुए 80 शब्दों में यहाँ पर भी लिखना होता है 5 नंबर। अगर आप इसको कहानी करना चाहें तो करें, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। आपको दूसरा चांस दिया जा रहा है कि ध्रुव यात्रा। अब आपको ध्रुव यात्रा कहानी कथा वस्तु को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखना है और लगभग 80 वर्ड में लिखना है, और इसके लिए भी आपको नंबर 5 दिए जाएंगे। तो मैं कहता हूँ इनमें सबसे अगर अच्छी है वो ध्रुव यात्रा हर एक बच्चे को याद होगी। एक और कहानी है पंचलाइट, मैंने आपको बताया था। पंचलाइट 1, ध्रुव यात्रा 2, इन 2 में से कोई एक याद कर लेना। ऐसा कोई पेपर नहीं आएगा जिनमें आपको इनसे ना फंसे, ऐसा कोई पेपर नहीं आएगा, कितने भी ईयर का पूछ लेना, देख लेना, उठा के देख लेना, इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर फंसेगी, पंचलाइट या फिर आपको ध्रुव यात्रा। 2 में से एक याद रखिए, दोनों याद कर लीजिए, कोई एक आपको 100% फंस जाए। इसमें जैसे ध्रुव यात्रा फंस गई, पंचलाइट नहीं पूछी गई है। अगला पेपर हो सकता है आपके जो बोर्ड में पेपर आए उसमें पंचलाइट पूछ ली जाए, ध्रुव यात्रा ना हो, और ऐसा हो सकता है कि सेम आ जाए, ध्रुव यात्रा पूछ ली जाए, पंचलाइट ना पूछी जाए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों मैं कहता हूँ आप सिर्फ 2 याद रखिएगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या होता है, खंड काव्य लिखना होता है। ये बच्चों खंड काव्य यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ तक दिए गए, देखो यहाँ तक खंड काव्य दिए गए। इसमें हर जिले का बच्चों यूपी बोर्ड के अंदर हर एक जिले का खंड काव्य अलग होता है। तो आप लोग अगर हमें कमेंट कर देना और बता देना कि आपको किस जिले का खंड काव्य कौन सा चाहिए, तो मैं आपको उसका प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसको बता दूंगा कि आपको कौन सा पढ़ना है, आपको याद रख लें। अगर आपको पता है तो आप अपने हिसाब से इसको याद रख लेंगे, ठीक है। और ये खंड काव्य जो होता है बच्चों 5 नंबर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर साल आता है। इसमें ऐसा नहीं कभी आया कभी नहीं, हर साल आएगा। अब देखो बच्चों खंड खा जो होता है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी, जहाँ से संस्कृत का पोर्शन चालू होता है और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा चालू होता है, ठीक है। अब इसमें का खंड जो है इसको समझिए, इसके आगे जो पेपर आने वाला वो इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को जरूर समझ लेना। यहाँ पर संस्कृत में भी हमें क्या होता है बच्चों, गद्य और पद्य की तरह ही देखने को मिलता है। किसकी तरह बच्चों, गद्य और पद्य की तरह। होता क्या है, संस्कृत में भी 2 पोर्शन है, गद्य और पद्य, ठीक है। इसमें आपको गद्य में भी 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, पद्य में भी 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। जब हमने ऊपर गद्य और पद्य पढ़ा था अपनी फर्स्ट बुक के अंदर, तो हमने वहाँ पर देखा था हमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दिए जा रहे थे। 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन इस तरीके से था, उसके लिए 10 नंबर दिए जा रहे। 5 क्वेश्चन हमसे उसके अंदर पूछे जा रहे थे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जा रहे। यहाँ पर गद्य खंड जो गद्य और पद्य रहेगा, इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर, 7 नंबर दिए जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, और यहाँ पर उससे कम पढ़ना है, यहाँ पर उससे सरल भी है। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। संदर्भ बताना है, यानी कि कहाँ से लिया गया है, और दूसरा हिंदी में अनुवाद बताना है। अब यहाँ पर 2 + 5 = 7 लिखा गया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे 5 + 2 = 7 क्यों नहीं लिखा गया है। ऐसा नहीं लिखा जा सकता यहाँ पर। क्यों, आई होप आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, क्यों सर ऐसा। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है संस्कृत में संदर्भ, हिंदी में संदर्भ। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, 1 नंबर में संदर्भ, और फिर संदर्भ, हाँ ठीक है। और दूसरे पोर्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि हिंदी अनुवाद। अब 2 पोर्शन है, आप बताइए हिंदी अनुवाद कठिन है या संदर्भ लिखना कठिन है। तो हिंदी अनुवाद कठिन है, तो हिंदी अनुवाद के लिए आपको 5 नंबर दिए जा रहे हैं, और संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको बताना है ये जो गद्यांश का एक पोर्शन दिया गया किस पार्ट से लिया गया और इसका हिंदी संदर्भ क्या रहेगा। इसलिए यहाँ पर 2 + 5 = 7 लिखा गया है। और अगर आप इसको करना चाहें, ठीक है, तो इसको करिए, नहीं तो आप इसको कर सकते हैं। इस संस्कृत वाला चैप्टर है, संस्कृत भाषा महत्वम, उससे लिया गया है, ठीक है। अब बच्चों ये तो रहा आपका गद्य खंड से। अब सेम इसी प्रकार से आपको पद्य खंड में भी देखने को मिलेगा, यानी कि खंड खा है। यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। 2 + 5 = 7 यहाँ पर भी क्या है, तो सेम चीज़ है, वही चीज़ है। इसमें आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को करना है। मैंने आपको बताया है आपका एक चैप्टर है सुभाषी रत्नानी, रामायण चैप्टर है। ये दूसरा वाला श्लोक सुभाषी रत्नानी से है, विद्या विवादे धर्मदाय शक्ति रक्षण, ये दोनों उसी से है। तो इन दोनों को आप पढ़ लेना,
अगर आपने सुभाष रत्नानी चैप्टर को तैयार कर लिया तो मुझे नहीं लगता है पद्य में आपको कोई टेंशन लेना है। अब आप बताओ, आपको 7 नंबर के लिए, सिर्फ 7 नंबर के लिए ओनली ऑन 1 चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, अभी लिख कर रख लीजिए, सादे पेज पर मेरे साइन करवा लीजिए। इस पाठ से 7 नंबर, अगर आपने पूरा पाठ तैयार कर लिया, ये 7 नंबर आपकी जेब में होंगे, गारंटी देता हूँ मैं। बस आपको पूरा पाठ तैयार कर लेना, हर एक श्लोक पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। आई होप आप मेरी बात भी मानेंगे और पढ़ भी लेंगे, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जिसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो, टेढ़ी खीर होना, बालू से तेल निकालना, घी का लड्डू ढेर बड़ा, राम रथ को ना ही दोष गुसाई, ठीक है। यहाँ पर 4 दिए गए, समझो 4 यहाँ पर दिए गए, इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। एक नंबर में अर्थ आपको लिखना है और 1 नंबर में वाक्य प्रयोग, यानी कि इसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे 2। अब बच्चों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शायद आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो ऐसे हैं जिसे बालू से तेल निकालना, ये तो कभी कभी पूछा गया है बोर्ड में कि बालू से तेल निकालना बहुत मुश्किल काम करना, ठीक है। लेकिन ये तीनों ऐसे हैं बच्चों जो बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर केस में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जिसे इस मॉडल पेपर में पूछ लिया जाए। इतने कठिन आपसे बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको मुहावरे के एक इंपॉर्टेंट वीडियो दिया है, आप उससे जाकर देख लेना, उसमें ए वाला इंक्लूडेड है। मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया कि उस वीडियो के अलावा मुहावरे नहीं कहीं से आते हैं, मेरी गारंटी, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आता है। बच्चों का काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, इसको समझिए। आपतित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश में आपके 3 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा भी 2 नंबर का, कुल मिला के 5 नंबर का। देखो, और यहाँ पर भी आपको चांस दिए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन से हैं। अब इस गद्यांश को आप पढ़ोगे तो इसके आंसर सेम यहीं से निकल आएंगे, जैसा इंग्लिश में पहला आता है अनसीन पैसेज वाला, ठीक है, वही सेम है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, कोई एक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। फिर बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, का खंड इसका आता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखो, पहला गया अग और अघ। अग का मतलब क्या होता है और अघ का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, अग का मतलब होता है अचल, ठीक है। अब अचल इसमें किसी में नहीं दिया गया, यानी कि इसमें भी अचल नहीं, इसमें भी अचल नहीं, इसका मतलब यही वाला हमारा सही, इसमें में कोई टेंशन नहीं लेनी और फटाक से 1 नंबर मिल गया, ठीक है। पयोधि और पयोधि, देखो इस पयोध का मतलब क्या होता है, इसको आप अगर कोई एक भी पता तो आप आसानी से पकड़ लोगे। मैंने इस वाला पयोध के बारे में आपको बताया था, समुद्र होता है, नहीं बताया था समुद्र होता है। अब बताओ, इसमें भी समुद्र लास्ट में नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसका मतलब यही सही है। अब पयोध का आपको पता हो या ना पता हो, पयोध का बादल होता आपको नहीं पता है, छोड़ो। पयोध का पता है समुद्र है, वो तो आपको मिल रहा है, बस काम खत्म। आपको 1 नंबर जो मिलना था वो मिल जाएगा, बस खत्म। समझ में आ गया, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर इस 11 के अंदर ही खा खंड आता है। देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखो। चाहे आप कर्ण के 2 अर्थ लिखो, सारंग के 2 अर्थ लिखो, चाहे श्रुत के 2 अर्थ लिखो। मतलब एक शब्द के ऐसे 2 वाक्य लिखने जो इनका सेम अर्थ। देखो बच्चों, पहले अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण जो है, कान को भी हम कर्ण कहते हैं, कर्ण कान को भी हम कर्ण कहते हैं। आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत, ये महाभारत का एक जो स्रोत था, कर्ण और कुंती पढ़ा था ना, एक प्रमुख स्रोत था, एक प्रमुख है, आप कह सकते हैं पात्र था, ठीक है। तो आप इसके 2 लिख लीजिए। अब जो सारंग आता है, एक सारंग, तो एक सारंग एक पक्षी भी होता है, एक सारंग ममक्खी भी आती है, और सारंग एक गीत भी आता है जो कहीं कहीं पर गाया जाता है, एक संगीत होता है। तो आप लिख लेंगे, किसी एक के लिखने, आप किसी सभी के नहीं लिखेंगे, ठीक है, किसी एक के लिखेंगे। हमसे कहा जा रहा है 2 लिखेंगे, 1 नंबर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं आपको 3 में से किसी एक का एक ही पता, तो वो भी लिख के आएंगे, क्योंकि उसके लिए भी 1 नंबर दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं छोड़ कर आ जाए, एक पता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और एक तो आप हर किसी का लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे श्रुति दिया गया है, अगर मैं चाहूँ तो श्रुति का आपका हो जाएगा, एक श्रुति होता है बच्चों वेदों का अंग, ये भी लिख लेंगे। हाँ, वेदों का अंग है, एक अंग। बच्चों दूसरा याद नहीं आ रहा है, श्रुति का आप क्या लिखेंगे,
हाँ श्रुति, देखो इधर लिख रहा हूँ, इसमें देखो एक गीत होता सारंग, एक जो संगीत होता है बच्चों, संगीत जिसको गीत कहते हैं, इसकी आवाज़ जो होती है, संगीत की आवाज़ जो होता है उसे हम श्रुति कहते हैं। समझ में? हाँ याद आ गया, दोनों लिख लीजिए आप, इन तीनों को लिख लीजिए, आपके शायद बोर्ड में पूछ लिया जाए यहाँ से, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत ही गा खंड आया। देखो गा खंड आता है, इसमें से किसी एक वाक्य को लिखना है, आपको याद रखना है। देखो एक सही अर्थ, अच्छा इसमें दोनों में से किसी एक के सही अर्थ, दोनों के एक सही अर्थ लिखना है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसी बात का रूढ़ रहस्य जानने वाला, देखो रूढ़ रहस्य जानने वाला क्या होता है, जिसे मर्मज्ञ कहते हैं, आपने सुना होगा मर्मज्ञ, ठीक है। ऐसा ही हमारा जो दूसरा है, जिसे समझना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों, एक ऐसा व्यक्ति जिसे समझना जो है क्या है कठिन हो, तो उसे क्या कहते हैं, दुर्बोध कहते हैं। और कभी कभी आपको हो सकता है दुर्गम भी देखने को मिल जाए, दुर्गम, तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। जिसे समझना उसे कठिन हो, उसे दुर्बोध कहते हैं, याद रख लेंगे, ठीक है। अब बच्चों घा खंड आता है क्वेश्चन नंबर 11 के ही अंतर्गत, कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए इनमें से किसी दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। देखो डॉक्टर दिख नहीं रहा शायद सही, डॉक्टर पृथ्वीराज ही लिखा है, पृथ्वी यही बना है, डॉक्टर कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वीराज नहीं पृथ्वीराज होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नाम है यहाँ तक, एक आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर नाम है, साफ नहीं दिख रहा, पृथ्वीराज ही लिखा है, पृथ्वीराज, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के इस प्राध्यापक हैं। देखो यहाँ पर हम इनकी जगह पर वनस्पति विज्ञान के एक प्राध्यापक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, इसे शुद्ध हो गया। सब लोग अपना काम कर लो, सब लोग अपना काम कर लो, तो इस वाक्य को हम लिखेंगे सभी लोग अपना काम कर लो, ऐसा लिख लें। क्योंकि देखो सभी लोग मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं और वो सभी लोग काम करेंगे, किसका, अपना अपना ही काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम दो वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। अब 10 रुपये में क्या आता है, अब 10 रुपये में क्या आता है बताओ, हम ऐसे लिखते हैं 10 रुपये में अब आता ही क्या है, 10 रुपये में क्या आता है, 10 रुपये में क्या अब आता है, हम आप इसको शुद्ध करके लिख लेंगे। अब अगर आपको शुद्ध करने का प्रोनाउंसिएशन नहीं बन रहा है, आप इधर से उधर उठा के लिख देंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे, जो भी आपको सही लगता है वो आप कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, उसका का खंड रहता है। इसमें आपको वियोग अथवा श्रृंगार अथवा करुण का स्थायी भाव के साथ उदाहरण देना, यानी कि यहाँ पर रस पूछे गए, फिर आपके रस छंद, फिर आपसे श्लेष्मा अथवा श्लेष्म अलंकार अथवा संदेह अलंकार, इनमें किसी एक को लिखना है। दोहा अथवा कुंडलिया छंद, यहाँ पर रस छंद अलंकार, श्लेष्म अलंकार के बारे में मैंने आपको बताया है, दोहा और कुंडलिया नहीं बताया था, दोहा बताया था, तो दोहा फंस गया। मैंने वियोग नहीं बताया था, मैंने करुण बताया था, और श्रृंगार रस नहीं बताया, मैंने सिर्फ करुण बताया था। तो सब क्वेश्चन में आपको फंस रहा है, उस जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो दिया था उससे हर एक क्वेश्चन में आपको फंस रहा है। यानी कि जो अगर आपने पूरे सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार किया ना, तो आप उस पूरे लेक्चर को अगर आपने अटेंड किया होगा, अगर उसको तैयार कर लिया, तो पेपर में ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया जो ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं पढ़ने पड़ा है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आता है, समझो इसमें पूछा गया परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। और मैंने जो इंपॉर्टेंट वीडियो दिया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, उसमें आपको बताया था कि आप अपने गांव में या अपने जगह पर किसी शहर में बिजली की कटौती के लिए आप उचित अधिकारी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। अब बच्चों वहाँ पर मैंने गाँव की बात की थी, ठीक है, वहाँ पर गाँव की बात की थी, लेकिन इसमें गाँव की जगह पर आपके परीक्षा का टाइम आ गया, समझ रहे हो, यानी कि कुछ भी आ गया, लेकिन लिखने का फॉर्मेट तो सेम रहेगा, लिखने का तरीका वही रहेगा, बस शब्द चेंज होंगे, तो वो आपको डायरेक्टली फंस गया। दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण प्राप्ति करने के लिए एक आपको आवेदन पत्र लिखना। मैंने नहीं बताया आपको, मैंने नहीं बताया है, ठीक है, याद रख लेंगे, लेकिन मैंने जो बताया वो आया। और मैंने बताया था आपको प्रबंधक को कैसे लिखना है, प्रबंधक को अगर आपको नियुक्ति लेना है कहीं पर, उसके लिए कैसे लिखना वो बताया था। उनमें से कोई एक आपको फंस जाएगा 100%, ठीक है। फिर बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, जिसमें हमसे 9 नंबर में पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली, दूसरा निबंध लिखने के लिए 7 नंबर, यानी कि टोटल 9 नंबर। अब इसमें देखो निबंध कौन कौन से पूछेंगे। देखो अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, इस पर आपको एक पूरा निबंध लिखना है। प्रजातंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है,
भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का योगदान, हमारे सामाजिक प्रमुख समस्याओं एवं उनका समाधान। हमारी सामाजिक जो प्रमुख समस्याएं हैं और उनका समाधान। मैंने बताया था भारत में बेरोजगारी और उसकी समस्या और उसका समाधान, और सेम उसी प्रकार से हमारे समाज में बेरोजगारी है। सेम अगर उसी प्रकार से लिखेंगे, उसमें बेरोजगारी हटाकर सामाजिक कर देंगे, आपका निबंध सही हो जाएगा 100%। और इसके लिए आपको 9 नंबर दिए जाएंगे, 8 नंबर कम से कम मिल जाएंगे। तो आई होप बच्चों, आपको मैंने जो बोर्ड एग्जाम 2025 का एक मॉडल पेपर पढ़ाया, दिखाया, समझाया, इस पूरे मॉडल पेपर को आप सॉल्व करेंगे। इसमें से कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम इसका सोल्यूशन वीडियो जल्दी ही लेकर आ जाएंगे आपके साथ। और अन्यथा ऐसे जो भी क्वेश्चन थे जो मुझे बताना जरूरी था, मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर अप किया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।